हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में, यानी नेचर और स्कोप के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरागत परिभाषाओं को और समसामयिक परिभाषाओं को देखा था, इस वीडियो में स्वरूप और क्षेत्र को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, यानी जो हमने पिछले वीडियो में परिभाषा देखी थी, उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप के बारे में निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं। उसमें पहला है, इस परिभाषाओं से यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, यानी परिभाषा जितने भी हमने देखे उस परिभाषा से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसके बदलाव की प्रक्रिया अभी अस्थायी रूप से स्थापित नहीं हुई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो बदलाव है, बदलाव की प्रक्रिया है, वो भी अस्थायी रूप से स्थापित नहीं हुई है, अपितु यह अपने विषय क्षेत्र के बारे में आज भी नवीन प्रयोगों एवं विषयों के समावेश से जुड़ी हुई है, यानी नए प्रयोगों विषय क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसके समावेश से। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर, एक अन्य बात यह उभर कर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत ही जटिल है। इसके अध्ययन हेतु बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। बहुआयामी मतलब कि अलग अलग पहलुओं की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर, यह निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य ही है, परंतु यह भी काफ़ी हद तक सही है कि इसके अंतर्गत राज्यों के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों, समुदायों, संस्थाओं का अध्ययन करना अति अनिवार्य हो गया है। यानी फ्रेंड्स, ये जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है, लेकिन इस राज्य के अध्ययन के साथ साथ समुदाय, संगठन, संस्थाएं आदि का अध्ययन करना भी अनिवार्य हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, चौथा पॉइंट को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु विभिन्न स्तरों, आयामों का अध्ययन आवश्यक है। अतः इस विषय का अध्ययन अंततः अनुशासकीय, यानी कि अनुशासित ढंग से अनुशासकीय आधार पर अधिक कुशलतापूर्वक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर, इसके अध्ययन हेतु नवीन दृष्टिकोणों की उत्पत्ति हो रही है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आता है, उसके अध्ययन एवं सामान्यीकरण हेतु नए उपागमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहां यथार्थवाद, व्यवस्थावादी, क्रीड़ा, सौदेबाजी तथा निर्णय परक उपागमों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार अब उत्तर विश्व युद्ध युग में उत्तर आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था, क्रिटिकल सिद्धांत आदि की उत्पत्ति हुई है। भावी विश्व युद्ध में वैश्वीकरण व इससे जुड़े मुद्दों पर नए उपागमों के कार्यरत होने की व्यापक संभावनाएं हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप परिवर्तनशील है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश कार्य को घटनाक्रम में परिवर्तन आएगा, इसके अध्ययन करने के तरीके व दृष्टिकोणों में परिवर्तन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यह परिवर्तन अस्थायी न होकर निरंतर है। इसके साथ साथ विभिन्न कारकों, स्तरों, आयामों आदि के कारण यह बहुत जटिल है। अतः इसके सुचारू अध्ययन हेतु बहुत स्पष्ट, तर्कसंगत, व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यानी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह परिवर्तनशील है। इसके परिवेश में व घटनाक्रमों में परिवर्तन आते ही रहता है।
और इसके साथ साथ विभिन्न स्तरों, आयामों आदि के कारण वह बहुत ही जटिल हो गया है। इसके सुचारू अध्ययन यानी कि अच्छे ढंग से अध्ययन के लिए स्पष्ट तर्कसंगत व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अब हम चलिए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र को। विषय क्षेत्र जैसा उपरोक्त परिभाषाओं एवं स्वरूप से ज्ञात है कि, यानी कि जो हमने पिछले वीडियो में परिभाषा देखा और अभी हमने जो स्वरूप देखा, उससे यह ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। आज इसका विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं विषय क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में विभिन्न बदलाव के बाद भी आज भी इसका मुख्य केंद्र बिंदु राज्य ही है। मूलतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य अंतःक्रियाओं पर भी आधारित होती है। प्रत्येक राज्यों को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमाओं में रह कर ही कार्य करने पड़ते हैं, परंतु इन कार्यों के करने हेतु विभिन्न राज्यों में संघात्मक व सहयोगात्मक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं इसमें जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की प्रमुख सामग्री होती है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण कारक शक्ति का अध्ययन है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कई दशकों तक विशेषकर शीत युद्ध काल में माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख उद्देश्य शक्ति संघर्षों का अध्ययन करना मात्र ही है। यथार्थवादी लेखक विशेषकर मार्गेंथाउ तो इस निष्कर्ष को अति महत्वपूर्ण मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राज्यों के बीच शक्ति हेतु संघर्ष है। वे शक्ति को ही एकमात्र कारण मानते हैं जिस पर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा परस्पर राज्यों के संबंधों में नींव टिकी है, परंतु पूर्ण रूप से यह सत्य नहीं है। शायद इसलिए हम देखते हैं कि शीत युद्धोत्तर युग में शक्ति संघर्ष के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण बन गए हैं। हाँ, इस तथ्य को भी पूर्ण रूप से ही नहीं नकार सकते कि शक्ति आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अन्य कारक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी है। आधुनिक युग राज्यों के बीच बहुपक्षीय संबंधों का युग है। राज्यों के इन बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सैन्य, संस्कृति आदि क्षेत्रों में सहयोग के मार्ग प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, नाटो, यूरोपीय संघ, नाटो, दक्षिण आसियान, रेड क्रॉस, विश्व संस्था संगठन, यूनेस्को आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। युद्ध व शांति की गतिविधियों
का अध्ययन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विभिन्न अंग बन गया है। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति न तो पूर्ण रूप से सहयोग तथा न ही पूर्ण रूप से संघर्षों पर आधारित है। अतः मतभेद व सहमति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सहचर हैं। इन दोनों की उपस्थिति का अर्थ है यहाँ युद्ध व शांति दोनों की प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। विभिन्न मुद्दों पर आज भी राष्ट्रों के मध्य युद्ध के विकल्प को नहीं त्यागा है। शीत युद्ध के साथ साथ राज्यों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध आज भी हो रहे हैं, बल्कि वर्तमान विज्ञान के विकास व हथियारों के अति आधुनिकतम रूप के कारण आज युद्ध और भी भयानक हो गए हैं। युद्ध आज प्रारंभ होने पर दोनों राष्ट्रों के लिए घातक नहीं अपितु संपूर्ण मानवता का विनाश भी कर सकते हैं। इसलिए युद्धों का रोकने हेतु शांति प्रयासों पर भी अत्यधिक बल दिया जाता है। इसलिए इन युद्धों व शांति पहलुओं का अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख भाग बन गया है। 5 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वर्थन एवं अभिव्यक्त करते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक समय की न होकर निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया का प्रकटीकरण राज्यों की विदेश नीतियों के माध्यम से होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विदेशी नीतियों का आकलन एक अभिन्न अंग बन गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों की इन विदेश नीतियों के स्वरूप से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में भी बदलाव आता है। इन्हीं कारण विश्व में शांति व सहयोग अथवा युद्ध परिस्थितियों को जन्म मिलता है। न केवल वर्तमान बल्कि भावी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप भी इन्हीं राज्यों के आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता एवं तनाव पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न विदेश नीतियों अध्ययन व आकलन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय है। 6 नंबर राष्ट्रों के मध्य सुचारू सुसंगठित एवं सुस्पष्ट संबंधों के विकास हेतु कुछ नियमावली का होना अति आवश्यक है। अतः राज्यों को परस्पर व्यवहार को नियमित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सुचारू स्वरूप एवं भविष्य के दिशा निर्देशन हेतु भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को रोकने, शांति स्थापित करने, हथियारों की होड़ रोकने, साधनों का अत्यधिक दोहन न करने, भूमि, समुद्र व आंतरिक सुव्यवस्थित रखने आदि विभिन्न विषयों पर राज्यों की गतिविधियों को सुचारू करने हेतु भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का होना आवश्यक है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समावेश भी आवश्यक हो गया है। सेवन नंबर राज्यों की गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मुद्दों का अध्ययन भी काफी महत्वपूर्ण रहा है, परंतु शीत युद्ध के संघर्षों के कारण 1945 से 91 तक राजनीतिक मुद्दे ज़्यादा अपरिमाणीय रहे तथा आर्थिक मुद्दे अति महत्वपूर्ण हो गए हैं तथा राजनीतिक मुद्दे गौण हो गए।
हो गए हैं। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौरान में ज़्यादातर राज्य आर्थिक सुधारों, उदारवाद, मुक्त व्यापार और आदि के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अति महत्वपूर्ण हो गया है। आज संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक इकाइयों की बजाय विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब राजनीतिक विचारधाराओं के स्थान पर नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, विकासशील देशों में कर्ज की समस्या, व्यापार में भुगतान संतुलन, बाह्य पूंजी निवेश, संयुक्त उद्यम, आर्थिक सहायता आदि विश्व अत्यधिक महत्व के हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इन आर्थिक संस्थाओं, संगठनों व कारकों का अध्ययन करना अनिवार्य है। 8 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान स्वरूप से यह स्पष्ट है कि अब इस विषय के अंतर्गत राज्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बढ़ते विषय क्षेत्र के साथ साथ इसके कार्यरत संस्थाओं एवं संगठनों का विकास हो रहा है। तीसरी, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी आ रहे हैं जो मानवता हेतु ध्यान आकर्षक योग्य बन गए हैं। इन सभी कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दायरा में विकसित होता जा रहा है। आज इसमें राजनीतिक ही नहीं बल्कि गैर राजनीतिक विषय जैसे पर्यावरण, नारीवाद, मानवाधिकार, ओजोन परत क्षीण होना, मादक द्रव्यों की तस्करी, गैर कानून व्यापार, शरणार्थियों व विस्फोटियों की समस्याएं आदि महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ गैर संस्थाओं की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। विभिन्न स्तरों पर राज्यों के विभिन्न मुद्दों से जुड़ी स्थानीय क्षेत्रीय संगठन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दायरों में मात्र परंपरागत विषय क्षेत्र तक सीमित न रहकर समसामयिक विषयों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए इन सभी समस्याओं, संगठनों, पहलुओं आदि का अध्ययन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हो गया है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र आज बहुत व्यापक व जटिल होने के साथ साथ विकास की ओर अग्रसर है। इसके अंतर्गत विभिन्न परंपरागत कारकों के साथ साथ गैर परंपरागत कारकों का भी अध्ययन भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।